नमस्कार। लोकसभा टीवी के खास कार्यक्रम चर्चा सत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और आज बजट सत्र का 5वां दिन है। लगातार जिस तरह से पिछले 2 दिनों से संसद में, लोकसभा में गतिरोध चल रहा है, प्रश्नकाल नहीं चलने दिया जा रहा है, पूरे दिन भर की कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सबसे पहले जो सदन में चर्चा हो वो किसी कानूनों पर हो। इसके तहत विपक्ष, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने लोकसभा में 267 के तहत नोटिस दिया है, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने साफ तौर पर बुधवार को सदन को यह बताया कि सबसे पहले, चूंकि परंपरा है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है, उसके बाद किसी और अहम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ इस पूरी गतिरोध को समझने के लिए 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के डुमरियागंज से सांसद जगदंबिका पाल साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वाईएसआरसीपी के भगत मरगनी साहब मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, हम बात करेंगे, बुधवार को सबसे पहले प्रश्नकाल में आपका सवाल था जिसमें बीएसएनएल की माली हालत पे आपने सवाल उठाया, लेकिन आपके रिप्लाई से पहले विपक्ष ने हंगामा स्टार्ट कर दिया प्रश्नकाल में। इसके अलावा भी कई अहम सवाल थे। सर, कितना अहम प्रश्नकाल होता है और जिस तरह से विपक्ष का ये गतिरोध है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण और ज्वलंत प्रश्न देश के समक्ष उपस्थित किया है कि लोकसभा का ये बजट सत्र है और लगातार महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जिस परंपरा का आपने उल्लेख किया है कि उस परंपरा के तहत सबसे पहले उन्होंने संयुक्त दोनों लोकसभा राज्यसभा के सत्र को संबोधित करते हैं, तो उन्हें एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में धन्यवाद प्रस्ताव पास करके दिया जाता है। इस पे कोई राजनीति नहीं होती है। लेकिन आपने देखा कि दुर्भाग्य से लगातार लोकसभा अभी तक बाधित हो रही है। मैं कोरोना की वैश्विक चुनौतियों में स्पीकर साहब की सदाचारता पे भी आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अभी कोरोना के बाद एक सत्र चला था पहले। उस सत्र में मेडिकल और हेल्थ प्रोटोकॉल के कारण क्वेश्चन आवर नहीं था। सैटरडे संडे भी हाउस चला कि किस तरीके से कोविड-19 के हम से प्रोटेक्ट करते हुए अपने बिजनेस को करें, सदन के और जनता के कार्यों को संपादित करें। लेकिन सभी दलों के नेताओं ने कहा कि साहब, प्रश्न प्रहर तो हमारा होता है और प्रश्न प्रहर अगर नहीं होगा तो हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को, प्रदेश की समस्याओं को, देश के नीतिगत सवालों पे हम सरकार से कैसे जवाबदेही ले सकते हैं। तो इस बार उन्होंने प्रश्न प्रहर को सभी दल के नेताओं और सदस्यों की मांग पे उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो प्रश्न प्रहर में अगर स्पीकर साहब कह रहे थे सभी दलों के लोगों से कि आप प्रश्न प्रहर चलने दें, इसमें तमाम माननीय सदस्यों के प्रश्न हैं जिस पे मंत्रीगण जवाब देंगे, सरकार को आप जवाबदेह बना सकते हैं, उसके बाद हम इस पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनको चर्चा में की नहीं है, क्योंकि अगर चर्चा में होता तो कल राज्यसभा में चर्चा शुरू हो गई तो लोकसभा में करते। पूरा समय को बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। और जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पे पूरे किसानों पे चर्चा हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस या विपक्ष जिस तरह से सदन को में गतिरोध पैदा कर रहा है, स्पीकर साहब, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने अपील किया कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, किसानों पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं और सारे बिंदु पे जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बार बार सदन स्थगित हुआ। रात को 9 बजे फिर बुलाया गया, लेकिन वो लोगों ने तय कर रखा था किसके इशारे पे। अब ये तो अधीर रंजन चौधरी जी बताएंगे, क्योंकि जैसा स्पीकर साहब ने सभी दल के नेताओं से बातचीत किया, सदन चलाने पे सहमति हुई, चर्चा पे खुद संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने सब दल के नेताओं से वार्ता किया, सबने सहमति दी और उसके बाद सदन में फिर सदन को न चलने देना, ये तो एक देश के लिए निश्चित तौर से ऐसा स्तब्धकारी क्षण है कि जहाँ पे सदन में डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए, वहाँ जो सड़क पे जिस तरह का आंदोलन हो रहा है वो सदन में करने का दृश्य उपस्थित कर रहे हैं, पूरी देश की जनता देख रही है।
बड़ी बात कही आपने जगदम्बिका पाल साहब ने कि बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष लगातार सदन को चलाना चाहते हैं और बार बार हाउस से अपील कर रहे हैं कि संसदीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए सबसे पहले राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो, उसके बाद सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वो तैयार हैं। और बुधवार को रात को 9 बजे तक जब सदन बैठा तब भी उन्होंने ये कहा कि आप लोग को पूरा देश देख रहा है, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लिहाजा आपको संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए और संसद के लोकतंत्र के इस मंदिर से जो चुने प्रतिनिधि हैं वही जनता के सवालों को उठा सकते हैं। सीधे बात करते हैं मरगनी साहब, जिस तरह से पिछले 2 दिनों से गतिरोध है और आज भी सदन में कई अहम मुद्दे प्रश्नकाल के तहत लगे हुए हैं, कैसे देखते हैं सर, कितना बड़ा ये गतिरोध ऐसा है कि क्या संसद में इसका हल नहीं निकाला जा सकता है, जब स्वयं लोकसभा अध्यक्ष चाहते हैं कि हम इस पर अलग से बात करने को तैयार है, लेकिन जो संसदीय परंपरा है उसको निर्वहन करते हुए सबसे पहले राष्ट्रपति जी को जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो उसकी बात रखी जाए। सर कैसे देख रहे हैं? ये है देश की परंपरा है कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे रिप्ले होना चाहिए, लेकिन ये 2 दिन से ऐसे रुकावट कर रहा है अपोजिशन पार्टीज ने। One point I'd like to raise is the whole country is watching this and they cannot hold the parliament like this. Yesterday we happened to see in Rajya Sabha the house went on fairly, but one point is that every party has to give reply on the president's address, so that the country will also go forward and the spirit of the nation has to come forward. And also after that the honorable speaker already told that he'll give an fair chance on this farmers laws act also, so that the house has to run, and also there will be a chance for everybody to give an reply on every aspect. And yesterday also we happened to see the question hour has gone, and this is the thing from the north to south India, so every state do have a lot many impacts, so that everybody has to raise their voice in terms of it. But it should not be happened, and we are fairly expecting that today आज का दिन fairly it will pass on, and will raise the issues. And today also I'm having an issue on the question hour also, the start question is there, so that my areas issues also will raise in the parliament. And also we need to give a reply on the president address, so hopefully we are expecting and the opposition parties also will accept on this particular issue. And if anything there, I think there will be a full day on the farmer laws also we can discuss, so that it will go a fair discussion when the opposition parties and the ruling parties have a discussion and debate on the farmer laws also. The people will understand, the nation will understand what exactly the problem. And also regarding to the farmer laws also, there are some ups and downs also. So the government will consider, and government is also asking for the informal debates with this the farmers, and so expecting that the smooth running of the parliament will go on in the coming days. मरगनी साहब ने एक बड़ी बात कही कि देश देख रहा है, देश इन चुने हुए प्रतिनिधियों को देख रहा है कि वो किस तरह से लोकतंत्र के इस मंदिर में निर्वाह अपने दायित्वों का कर रहे हैं, जब साफ तौर पर सरकार चाहती है कि हर मुद्दे का हल संसद में चर्चा के साथ निकाला जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष बार बार अपील कर रहे हैं कि आपको सबको बराबर मौका दिया जाएगा, और जिस तरह से पिछले सत्रों का निर्वहन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया है, अपने आप में ऐतिहासिकता बताता है उसकी कि लोकसभा अध्यक्ष कितनी फेयर तरीके से सदन में विपक्ष को मौका देते हैं अपनी बात को रखने का। और चूंकि संसदीय कार्य मंत्री ने कल एक अहम बात कही जगदम्बिका जी कि जब दूसरा हाउस राज्यसभा का उन्होंने जिक्र किया कि दूसरे हाउस में चर्चा के बाद वो चल रहा है और यहां भी पूरा मौका दिया जा रहा है, तो क्यों, आखिर क्या वजह है जो कांग्रेस और विपक्षी दल नहीं चाहते हैं किसान के मुद्दे पर चर्चा करना? इसके बाद मैं समझता हूं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो केवल किसान के नाम पे उनके कंधे पे बंदूक रख करके राजनीति करना चाहते हैं। अगर वाकई उनकी प्रतिबद्धता देश के किसानों के साथ होती तो आज आप देखिए कि कल तक ये विपक्ष कहता था कि डोनाल्ड ट्रंप से और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत अच्छे संबंध हैं। अमेरिका में चुनाव हुआ, एक सत्ता परिवर्तन हुआ
आज डोनाल्ड ट्रंप की जगह पे जो बाइडेन आ गए हैं। तो इस जो बाइडेन का आज का जो रिमार्क है, ट्वीट किया उन्होंने कि भारत ने जो कृषि के कानून बनाए हैं, निश्चित तौर से वो एक सुधारात्मक कदम है। दुनिया के बाज़ारों में भारत का प्रभाव बढ़ेगा, ये हम नहीं कह रहे हैं। अगर आज उस कानून को लेकर के अमेरिका जैसे देश का नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कह रहा हो, तो हमारे देश का विपक्ष सदन में चर्चा नहीं करनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि जो बाइडेन ने जो कहा है वो तर्क नहीं है, या जो इस कृषि विधेयक में ऐसे ऐसे बिंदु हैं। विपक्ष को छोड़िए, हम किसान के संगठनों से तैयार हैं। आपको याद होगा, बार बार प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया एमएसपी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया मंडी समितियां रहेंगी। इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने 1000 मंडियों को द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के साथ जोड़ने का काम किया कि अब किसान चाहे तो अपने उत्पाद को मंडियों में बेचे या मंडियों से बाहर वन नेशन वन मार्केट में, जहां उसको अपनी उपज का सबसे लाभप्रद मूल्य मिले, वहां बेच सके। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में साफ कह दिया कि किसान के साथ जो भी समझौता होगा क्रॉप का होगा, एक फसल का, एक चक्र का, एक साल का, न कि उसके ज़मीन का होगा। तो स्वामित्व का भी कोई औचित्य नहीं है। इसके बावजूद भी अगर उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ तक कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसान संगठनों से कहा, जब जब बैठक हुई, आपने देखा लगातार 9 बार बैठक हुई, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी बिंदु पे विधेयक में ऐसे प्रश्न हों जिस पे आपको शंका है और आप उसे उठाइए कि उससे किसानों को फ़ायदे की जगह पर नुकसान है, तो हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। तो अगर सरकार ये कह रही है कि जो विधेयक हमने पारित किया है, इस विधेयक में हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो तात्पर्य क्या है कि विपक्ष तो छोड़िए, हम देश के अगर किसानों के मन में कोई, क्योंकि हम ये विधेयक इसलिए ले आए हैं कि देश के किसानों की आय दुगनी हो। डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो 2005 में आई और कांग्रेस यूपीए के ज़माने में ठंडे बस्ते में थी, फिर श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर उन्होंने उसको लागू किया, खुद निर्मला सीतारमण जी ने पहली बार कहा अपने बजट में कि अब हमने एमएसपी में खरीद किया है, 75,000 करोड़ की अभी खरीद हमने गेहूं की 1,72,000 करोड़ की धान की ऑनगोइंग खरीद जारी है। तो इसके बाद उस खरीद में उपज की उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य पे हम एमएसपी खरीद रहे हैं। तो अब हम केवल एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं, एमएसपी भी जो अब किसान की रहेगी उसमें उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना, मतलब लाभप्रद मूल्य उनको मिलने जा रहा है। तो जब किसान की एमएसपी जारी रहेगी, ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया, तो फिर इस पर डिबेट कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर शायद अगर हमको समझ नहीं आ रही है हमारी सरकार को, तो चर्चा से ही तो बिंदु उठाएंगे विपक्ष के लोग कि साहब इन बिंदुओं पे सरकार जवाब दे, नहीं तो और संशोधन करे, नहीं तो सरकार किसानों का नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जगदम्बिका जी ने साफ तौर पर कहा कि चर्चा से ही किसी हल का निकाला जा सकता है किसी मुद्दे का। और लगातार जब जो 3 नए कानून थे, कृषि कानून, उसको लेकर सरकार जो 41 संगठन थे किसानों के, उनके पास 11 बार की वार्ता कर चुकी है। बीते 26 नवंबर से जिस तरह से गतिरोध था, अब वो संसद के गलियारों में दिखता नजर आ रहा है। साफ तौर पर सरकार ये कहने को तैयार हो गई थी कि हम इस कानून को, अगर आपको दिक्कत है तो हम होल्ड करने को तैयार, लगभग 2 साल के लिए कानून को होल्ड करने की बात की गई थी। लेकिन आज भी किसान संगठन और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो इसको मानने को तैयार नहीं, और संसद में ये गतिरोध जारी है। मरगनी साहब, मैं ओवरऑल अगर समझना चाहूं, जो गतिरोध है किसान और कृषि कानूनों को लेकर, बड़ा गतिरोध पिछले 26 नवंबर से लगातार जारी है। आपकी पार्टी और एक सांसद के तौर पर अगर आप इस बिल को आप देखते हैं, तीनों कानूनों को, तो आप कैसा देखते हैं? क्या वास्तव में कहीं कोई दिक्कतें हैं, और अगर दिक्कतें हैं तो क्या सरकार उसको सॉर्ट आउट करने की बात कर रही है? तो कहीं कोई सवाल अभी भी रहता है ऐसा? Yeah, as far as our party, YSR Congress Party is concerned, our Honorable Chief Minister also told that the farmers' interest has to be protected. And also we raised a fair point also that farmers' interest, as far as the farmers' interest is protected, the conditionally we have supported to this agriculture bill.
So, and also we would like to raise one more point is that when the industrial products do have an MRP, so why can't the agriculture products do have a MSP? So the government has to think in these lines because we are having a lot of agriculture sector and almost like 40% and more than people in the country are based out of this agriculture sector. So the interest of the farmers has to be protected, and also the new technology has to be implemented in the agriculture sector so that they'll yield the productivity very higher. And also this MSP, based on this MSP, so the farmers has to be given directions based out of which crop they have to go forward, so that the demand for the farming, which crop do have the demand, so that based out of it, so if the agriculture ministry and the team of the agriculture sector, if they can guide the farmers, so they'll go in a productive manner. And also in the recent budget also we've heard that from the honorable finance minister, there is an agriculture infra cess on petrol and diesel. So when you are collecting huge money, huge taxes based out of it, so why can't MSP be there for each and every crop? So in the coming days, the farmers' interest has to be protected, and also when they are going with some crop, they should not occur any losses. So the government sector has to be more organized and more vigilant in terms of the farmers, and the suicides of the farmers has to be restricted by all means. So this can be happened only in the discussion in the parliament, so that the people will also have a wide perspective and also the wide spectrum. The every MP and from each and every state, they'll give their voice based out of it. Maybe some kind of amendments can also be happened in this particular farmer laws. So based out of it, what our party is concerned, the discussion has to be on, and this kind of lag and this kind of adjournment has to be restricted by the honorable speaker, and opposition parties also should come forward based on this discussions. So all the people are watching, all people are waiting, and lot of many other discussions has to be happened, because when you see the budget, many states got isolated, some states got more benefited. When you see Tamil Nadu and Kerala in the southern area, and even in Karnataka, Andhra Pradesh is left out. So we have to raise our voice based out of it, and the special grants has to be granted across the country. So all the discussions has to communicate in the parliament. Only 13 days, February 13th is the closing day for this budget session. So the many issues has to be raised in the parliament, so the parliament has to on, so this kind of procrastination cannot be continued. मरगनी साहब का कहना है कि संसद को चलना चाहिए, गतिरोध अगर है तो उसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए। और मैं पुनः एक बात करता हूं कि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है प्रश्नकाल का। और जब बुधवार को ही बात करेंगे, हमारे बीच में जगदम्बिका पाल जी हैं। बहुत सारे मंत्रालयों के सवाल थे, जिसमें कोयला मंत्रालय था, जिसमें रेलवे का था, जिसमें किसानों को लेके भी कई सवाल उठाए जाने थे। आपका एक सवाल बीएसएनएल की खस्ता हालत पे था, जिसका जवाब आपको नहीं मिल पाया, उससे पहले गतिरोध जारी हो गया। क्या ऐसा नहीं लगता कि हम चुन के आए हैं, चुने हुए सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, हम अपने क्षेत्र की बात रखते हैं, हम देश के समस्याओं की बात रखते हैं, तो हमें जवाब मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का अड़ियल रवैया है, कहीं ना कहीं उस परंपरा को भी बाधित करने का काम कर रहा है। देखिए, एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। हम जो सवाल करते हैं वो सवाल जगदम्बिका पाल का या भरत मरगनी जी का नहीं होता है। वो सवाल क्षेत्र की, प्रदेश, देश की जनता से जुड़े हुए ज्वलन समस्याओं पे सवाल होता है। आपको याद होगा कि अगर बीएसएनएल या एमटीएनएल की जिस सवाल पे आपने कल मैंने पूछा था, तो निश्चित तौर से जब प्रतिस्पर्धा है तो बीएसएनएल को भी और एमटीएनएल को भी उस प्राइवेट प्लेयर के साथ उस प्रतिस्पर्धा में खड़ा होना होगा, नहीं तो घाटे में जाएगा। लोग फिर बीएसएनएल को छोड़ेंगे और दूसरे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, तमाम मार्केट में हैं, वोडाफोन हो, जियो हो, सैमसंग हो, इन तमाम मतलब मोबाइल को लोग यूज़ करेंगे। तो ये देश से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि आज भी नॉर्थ ईस्ट में ये प्राइवेट प्लेयर्स नहीं हैं।
नॉर्थ ईस्ट में आज भी बीएसएनएल सबसे बड़ी सेवा कर रहा है। आज भी फ्लड आ जाए, आज भी जब वार हो जाए, तो उन सब जगहों पे प्राइवेट प्लेयर्स आज भी नहीं कम्युनिकेशन स्थापित कर पाते हैं। आज भी देश के कन्याकुमारी से कश्मीर के रिमोट एरियाज में जो दूरस्थ इलाके हैं, उन इलाकों में अगर आज भी सर्विसेज है तो बीएसएनएल की, इसको स्ट्रेंथन किया जाए। तो अब ये सवाल अगर देश से जुड़ा हुआ है, ये सवाल या इसी तरह से 20 महत्वपूर्ण सवाल अगर सदन में नहीं आएंगे, आज भी सवाल हैं। आज 8वां सवाल हमारा है। हमने पूछा है कि गेम और गैम्बलिंग में, गैम्बलिंग तो अगर कहीं होती है तो गैम्बलिंग के लिए कानून है कि अगर कहीं जुआ है तो उसके लिए कानून अपराध है, लेकिन गेम के नाम पे गैम्बलिंग जो हो रही है अभी उसके लिए कोई कानून नहीं बना। जैसे पबजी हो, टिकटॉक हो, अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने बैन लगाया है, चाइना के तमाम ऐप्स पे गेम पे लगाया है, लेकिन क्या इस पे कानून बनाने की ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी को इसकी लत लग रही है और गेम के नाम पे गैम्बलिंग हो रही है, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी गेम हैं कि जिस पे बच्चे सुसाइड तक कर ले रहे हैं। तो ये सवाल है। अब ये सवाल देश की युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। अगर आज सदन चलने देंगे तो ये सवाल केवल जगदम्बिका पाल तो माध्यम है, भरत जी माध्यम है कि हम सवाल करते हैं और सब सवाल डालते हैं। लॉटरी होती है, ये किस्मत से हमारी इनकी उस लॉटरी में 20 सवाल निकलते हैं। तो अब अगर सौभाग्य से इतने महत्वपूर्ण सवाल निकल गए, उसका जवाब अगर मंत्री को देना है तो सरकार एक तरह से जवाबदेह होगी। आप फिर सवाल मेरा भी हो, लेकिन सप्लीमेंट्री फिर माननीय ओम बिरला जी बहुत लोगों को पूछने का मौका देते हैं। आप सप्लीमेंट्री में सरकार को बाध्य कर सकते हैं कि जवाब लेने के लिए। तो इतना बड़ा जो चुने हुए जनप्रतिनिधि का अधिकार है वो प्रश्न प्रहर में है, तो प्रश्न प्रहर चलने नहीं दे रहे हैं। 0 आवर में हम लोग अपनी अपनी समस्याएं बढ़ते हैं। 0 आवर देखा, कल आपने श्री ओम बिरला जी ने कहा कि भाई 0 आवर हर सदस्य से जुड़ा, और श्री ओम बिरला जी ने पहली बार स्पीकर होने के बाद उन्होंने कोशिश की है इस 17वीं लोकसभा में कि हर सदस्य को, पहले होता था बहुत से जो पहली बार सदस्य आते थे वो 5 साल बोलते ही नहीं थे, लेकिन इस बार उन्होंने सभी सदस्यों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की, कैसे पार्लियामेंट्री लोग अफेयर्स में भाग ले सकें, संसदीय परंपराओं का ज्ञान हो सके, इसके लिए आप देखते हैं लगातार डिस्कशंस हो रहे हैं। दूसरी तरफ वो सबको लॉटरी में न भी आए तो 0 आवर में सबको बुलवाते हैं, नए लोगों को ज़्यादा सदस्य देते हैं, हमारी महिलाओं को ज़्यादा सदस्य समय मिलता है। तो ये हुआ एक पार्टिसिपेशन। तो आज जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओम बिरला जी के द्वारा एक पार्टिसिपेशन हो रहा है सबका, तो ये तो उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। विपक्ष के कुछ लोग सदन के बेल में आकर के और जिस तरह से सदन को बाधित कर देते हैं कि स्पीकर साहब को फिर उसको सदन को स्थगित करना पड़ता है, तो ये पूरे देश की जनता के साथ क्रूर मजाक है। उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों पे कुठाराघात है, और ये देश की जनता का एक तरह से मौलिक अधिकार है कि उन्होंने हमको चुन करके भेजा है, हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज केवल विरोध के कारण विरोध हो रहा है। जब राज्यसभा चल सकती है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, किसान पे चर्चा हो सकती है, तो ये विपक्ष के नेता जवाब देने कि लोकसभा में आखिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पे क्यों नहीं किसान की चर्चा हो सकती। बड़ी बात की क्यों नहीं लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती, जबकि राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही है। और दूसरी बात, जिस तरह से क्वेश्चन आवर की बात कही जगदम्बिका जी ने कि बीएसएनएल की बात, इसके अलावा जो सवाल आज की सूची में है उसमें एक सवाल है, जिस तरह से कोर्ट में बहुत सारे केसेस लंबित हैं उस पर सवाल जाना है। तो इतने अहम सवाल, आप अपने क्षेत्र की सवाल, अपने प्रांत के सवाल पूछते हैं, तो क्या अब आपको ऐसा नहीं लगता कि वो उससे आपको वंचित किया जा रहा है और ओवरऑल सदन चलना ही इसका हल है, चर्चा होना ही इसका हल है? गतिरोध तभी समाप्त हो सकता है जब चर्चा होगी। अभी जगदम्बिका साहब ने बताए थे, ये जो सिक यूनिट्स होता है और ये जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है और जितने सालों से ऐसा गवर्नमेंट इसके ऊपर पैसा खर्चा कर रहा है, ये इकोनॉमिस्ट उन लोगों का रिपोर्ट्स भी दे रहा है।
ये सब के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और ये जो मुद्दा है उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। और ये BSNL के बारे में एक्चुअली you see the Jio, Airtel and Vodafone, they are doing in the profits. And why, what happened about the BSNL? So all the economists have given the reports of some private participation in BSNL also, so that these kind of units will grow further forward. And also when you see for the BSNL now, the network is only for 3G. So why can't 4G, and the future is looking forward 5G also. So at the right moment, right steps has to be taken by the government. So the government is also doing in that manner. And apart from that, when you see the Air India also, Air India, the government wants to go up with the disinvestment. So when you see from past this many decades, when Air India is running losses, so we should not go in a false prestige. So continuing and the taxpayers' money is getting wasted in continuing these institutions which are going in losses. So the government will take a fair decision based out of it, and how to keep it in profits, and how to get the investments out of it, and how to raise the budget, and how. So when you see the fiscal deficit of the country earlier in 2019, when you see the fiscal deficit is around 3.2 or 3.3, and now after this pandemic, when you see the fiscal deficit has raised to 9.6. So the country is going in a downwards, because only the fiscal deficit can be managed once your expenses and expenditure comes down, and your investment and your growth, industrial growth, when it goes up. So now in this pandemic, we kept on spending for the people and for the welfare of the people. So now a new industrial policy has to come up, and in every state there should be a collective growth. And especially when you have a very good sea coast, many industries has to set up. And at the same time, we've in this budget also we have expected some income tax reductions in terms of ATC for the middle class and above middle class, but it has continued the same. Only one option as the budget has given for the senior citizens above 75 years, the income tax complete free exemption has given, but lot of reforms has to be taken place. And I'll give you one fair example, and this in this budget also would like to raise. uh, when you see this KG basin, the Krishna Godavari basin, where we are exploring and tapping lot of natural gas from it, and in a way we are exporting to the different countries this gas. So why can't, for our domestic purposes, this gas being utilized completely? Why can't the government promote CNG and LNG vehicles instead of diesel and petrol? So once you start this, our currency, when the import of crude oil comes down, our the value, our rupee is getting exchanged to the dollar, and at the same time our currency is getting devalued. Once government has to start aggressively in promoting LNG and CNG vehicles, so that the domestic purpose, even for the heavy duty vehicles, even for the trucks and everything also, if CNG LNG vehicles comes down, what are available in the country, instead of importing crude oil, start with CNG and LNG. In a long term basis, the rupee value will be appreciated. And as far as this, the second major importing is the gold. So the government has to make an stringent laws of, instead of buying a physical gold, so promote this what do you call, the documented gold, so that depreciate the value of the documented gold and the physical gold, show some differences of 50 rupees per gram. So the people in fact will go and buy the on the bond paper itself. So these kind of aggressive reforms has to be taken place in the country in terms of the economic growth. So all the economists, many economists has given this kind of ideas. The government should not be the government should go fair in terms of aggressively to get a new reforms, so that the country will boost further. तो कुल मिला के माननीय सांसद मरगनी साहब और जगदम्बिका पाल साहब का साफ तौर ये मानना है कि
किसी भी विवाद का हल चर्चा से हो सकता है। और जब एज संसद का बजट सत्र जारी है, ऐसे में विपक्ष को अपने जिन भी मुद्दों पर गतिरोध है उस पर चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए और अपने बातों को रखना चाहिए जिससे कि उसका हल निकाला जा सके। और कुल मिला के जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने साफ तौर पर सदन को बताया कि उनकी हर दल के विपक्ष के हर नेता से बातचीत हुई है और लिहाजा सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए, तो ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए कि आज 5वें दिन संसद लोकसभा जो है बिना किसी बाधा के चल सके, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। आज के चर्चा सत्र में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।